नेहरू जी का कॉलर पकड़ के बोला था कि अब बता जवाहर, मुझको तू कह रहा था आजादी में सब कुछ हो जाएगा, मुझको क्या मिला? तो पंडित जी ने जवाब दिया था कि इस देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद है उसका कॉलर पकड़ के सवाल पूछ रहे हो, क्या ये कम है आजादी के लिए? तो कम से कम 5,000 लोग फांसी पे चढ़ गए, कम से कम 3,000 लोग गोली से मारे गए। कम से कम संख्या कही जाती है कि इस दौरान सन 1900 से और 1947 के बीच में 4.5 करोड़ लोग जेल गए। उन लोगों की संख्या नहीं है जिन लोगों के घर बार लुट गए, जो भूखे मरे। आप सोच सकते हैं कि भगत सिंह सर के इंसान के पास में पहनने को कपड़े नहीं हुआ करते थे, वो अपनी शर्ट को कई बार लुंगी की तरह लपेट लिया करते थे। वो लोग 4-4 दिन खाना नहीं खा पाते थे इस देश की आजादी के लिए। तो 23 साल 3 महीने का लड़का शहीद आजम फांसी पे लटक गया, और उस फांसी से मिली आजादी को यदि किसी व्यक्ति को आजादी नहीं दिखती है तो वास्तव में ये देशद्रोही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भव्य मंदिर बनाए अयोध्या में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो देश की आजादी का प्रतीक हो गया, ये कोई वही आदमी बोल सकता है जिसको इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे, देश के स्वतंत्रता संग्राम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। और जो लोग इस चीज को दबाने के लिए इंडियन स्टेट तरीके शब्दों का मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो वास्तव में धूर्त हैं। उनको इस देश से कोई संवेदना नहीं है, और उन्होंने देश की आजादी के संघर्ष को कभी ईमानदारी से आकलन ही नहीं किया है। आपके कथन के हिसाब से भारत का कोई भी अखबार भारत के प्रति न समर्पित है, न ही भारत के प्रति ईमानदार है, क्योंकि हर अखबार ने इसी उद्देश्य से इस खबर को छापा है जिससे ये साबित हो सके कि राहुल गांधी भारत सरकार नहीं, भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई भारत के खिलाफ है, भारत की संप्रभुता, भारत की सोवरेनिटी के खिलाफ है। इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया। ना वो व्यावसायिक ईमानदार हैं, ना भाषाई ईमानदार हैं, ना देश के प्रति ईमानदार हैं। और वो सामने, चूंकि उनको दिख रहा है कि अभी 15 दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने साफ साफ एक पत्र जारी किया था कि जो कुंभ के मामले में सकारात्मक रिपोर्टिंग नहीं करेगा उसके विज्ञापन काट लिए जाएंगे। उसकी अपरोक्ष भाषा यही थी। सबको माल चाहिए, तो 35 साल मुकदमा चलता रहेगा, प्रवेश वर्मा की अगली पीढ़ी आ जाएगी, फिर वो बोल देंगे कि ये तो बाइज्जत बरी हो गया, वो जूते बांट ही नहीं रहा था, तो प्रसाद बांट रहा था। अगर ये पहले से वायरस है, सामान्य वायरस है, और इसका जेनेटिक मेकअप वही है जो पहले था, तो फिर इसकी डे टू डे नोटिंग करने की जरूरत क्या है? मीडिया भय को बेचता है, सेंसेशन को बेचता है, और चूंकि उसके पीछे जो लोग होती है वो मेडिकल डॉक्टर्स और मेडिसिन की लॉबी होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पॉल्यूशन इस लेवल पे है हर शहर में, पर ये उसको सप्लीमेंट करता है। हम उस चीज को छुपाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं चाइना का है। अब चाइना के नाम पे आप भयादोलन कर सकते हैं, पाकिस्तान के नाम पे आप भयादोलन कर सकते हैं, भाई ये तो हमारे शत्रु हैं। भाई शत्रु है तो झूला कौन झुला रहा था शत्रु को? आपको पेड़ देंगे इस बार 15-15 किलोमीटर पैदल चला के, अगली बार आप घर बार बेच के बोलोगे नहीं यार कुंभ में इस बार तो 50,000 वाला डोम लेना ठीक है, तो थोड़ी सुविधा तो मिलेगी। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार के इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान, इंडिया क्लाइमेट चेंज .com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। स्वागत है पंकज जी। नमस्कार। पंकज जी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान सुनने को मिला जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत की आजादी 22 जनवरी 2024 यानी कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन आजादी। हाँ, भारत की जो असली आजादी है। तो जब इसकी क्रिटिसिज्म में राहुल गांधी ने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया जब, तो उन्होंने कहा कि इस किस्म का बयान अगर किसी और देश में दिया जाता तो उसको जेल हो जाती। किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में अगर इस किस्म के आप बयान देंगे तो आपको जेल हो जाएगी। आप अपने यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को नकार रहे हैं, आप पूरे संघर्ष को नकार रहे हैं, और आप एक धर्म के आधार पर भारत की आजादी को चुन रहे हैं। तो एक अजीब किस्म का एजेंडा सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि, और ये एजेंडा हर अखबार में, बड़ी ताज्जुब की बात है पंकज जी कि हर अखबार में फ्रंट पेज में छपा है कि राहुल गांधी ने कहा कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका पूरा बयान हिंदी के किसी अखबार ने तो छापा नहीं। हिंदी के अखबारों ने तो सीधे लिखा है कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अंग्रेजी के एक आध अखबारों ने छाप दिया है बीजेपी आरएसएस एंड इंडियन स्टेट। जहां तक मुझे ये समझ में आया कि इंडियन स्टेट का मतलब ये है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ना, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना, ईडी और सीबीआई के खिलाफ लड़ना, वो जिस किस्म की जुडिशरी माल प्रैक्टिसेस कर रही है उसके खिलाफ लड़ना। उनके कहने का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप ये कहते हैं कि वो भारत की सोवरेनिटी के खिलाफ, भारत की संप्रभुता के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। वो तो भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डिरेल्ड हो गए हैं, जो डिस्टेबलाइज हो गए हैं, उनके खिलाफ लड़ने की बात हो रही है। क्या मैं सही हूँ पंकज जी? नहीं, वो तो खैर मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत स्पष्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ कि इंडियन स्टेट का क्या मतलब है। इंडियन स्टेट का मतलब तो मशीनरी ऑफ द इंडियन स्टेट, और वो बहुत स्पष्ट है, इट इज नॉट द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री।
और दुर्भाग्य है कि जिस चीज पे चर्चा करनी चाहिए उस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्या 1 साल हो गए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हुए? क्या इस 1 साल में इस देश में राम राज्य आया क्या? क्या जाति और धर्म के नाम पर लोगों को की हत्याएं करना और अन्याय करना बंद हुआ? क्या बच्चियों और औरतों के साथ में बलात्कार होना बंद हो गए? क्या हमारे यहाँ पे भूखमरी खत्म हो गई? क्या 80 करोड़ लोग जो अनाज मुफ्त में खा रहे थे उनमें से कुछ संख्या कुछ कम हो गई? क्या देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया? क्या देश में वो सभी चीजें स्थापित हो गई जो राम राज्य में थी? तो असल समस्या ये है कि भगवान कोई एक मंदिर में नहीं बसता है, भगवान कोई महाप्रसाद जो कहते हैं उसमें नहीं बसता है। भगवान एक आस्था है, उसके अलग अलग स्वरूप हैं। अयोध्या में राम राजा के रूप में है तो सॉरी, ओरछा में राम राजा के रूप में है तो अयोध्या में राजकुमार के रूप में, या बाल रूप में। कुछ जगह हम बाल रूप में पूजा करते हैं। बिल्कुल। तो उनका यदि कहना है कि भी असली आजादी असली स्वतंत्रता उनको मिली, तो वो पूरी घटना सबको मालूम है कि आजादी के बाद एक औरत ने, बुढ़िया ने नेहरू जी का कॉलर पकड़ के बोला था कि बता जवाहर, मुझको तू कह रहा था आजादी में सब कुछ हो जाएगा, मुझको क्या मिला? तो पंडित जी ने जवाब दिया था कि इस देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद है उसका कॉलर पकड़ के सवाल पूछ रहे हो, क्या ये कम है आजादी के लिए? तो आप बताइए पिछले 1 साल में क्या ये आजादी इस देश के लोगों को मिली है? उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में हर दिन कम से कम 10 ऐसे मुकदमे कायम हो रहे हैं जिसकी भाषा ये होती है कि उसने चीफ मिनिस्टर का अपमान कर दिया और डिजिटल मीडिया, और उसने प्राइम मिनिस्टर के फोटो को कर दिया। तो हमारा वो कौन सा ऐसा तत्व है जिसको लेकर मोहन भागवत को लगता है कि उनको असली आजादी मिल गई? या राम, असली आजादी का मतलब था कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद में देश में राम राज्य आ जाता। ऐसी कौन सी कि हमने अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा लिया? हमारी सीमाओं में भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 सेक्टर में चीन ने हमारा कब्जा किया हुआ है। लेह के अंदर, लद्दाख के अंदर सबको मालूम है कि अभी भी सस्पेक्टेड है ना? मिजोरम में देखिए आप, दुर्भाग्य देखिए, मिजोरम में 45,000 म्यांमार के शरणार्थी आके रहते हैं, उनको सरकार खिला पिला रही है। और उसी समय जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले हुए और बहुत सारे हिंदू सीमा पार करके भारत आना चाहते थे, तो भारत सरकार ने उनको घुसने नहीं दिया। उसमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई, ऐसा सुना जाता है। तो म्यांमार के शरणार्थियों को तो आप शरणार्थी मान रहे हैं, और बांग्लादेश के हिंदू जिनके लिए आप गली गली में उधम काट रहे हैं, उनको आप शरणार्थी नहीं मान रहे। तो ऐसा कौन सा 1 साल का राम राज्य आ गया जिसके अंदर मोहन भागवत जी को आजादी दिखने लगी, असली आजादी? जो आजादी की लड़ाई ईमानदारी से यदि हम कहें तो सरदार भकना के गदर संगठन की स्थापना से शुरू हुई, या उससे पहले 1857 की क्रांति से शुरू समय, कम से कम अकेले सन 1900 के बाद में जब ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ हमला हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया जाए, तो कम से कम 5,000 लोग फांसी पे चढ़ गए। छोटी मोटी संख्या कही जाती है, कम से कम 3,000 लोग गोली से मारे गए। कम से कम संख्या कही जाती है कि इस दौरान सन 1900 से और 1947 के बीच में 4.5 करोड़ लोग जेल गए। उन लोगों की संख्या नहीं है जिन लोगों के घर बार लुट गए, जो भूखे मरे। आप सोच सकते हैं कि भगत सिंह सर के इंसान के पास में पहनने को कपड़े नहीं हुआ करते थे, वो अपनी शर्ट को कई बार लुंगी की तरह लपेट लिया करते थे। वो लोग 4-4 दिन खाना नहीं खा पाते थे इस देश की आजादी के लिए। वो 23 साल 3 महीने का लड़का शहीद आजम फांसी पर लटक गया, और उस फांसी से मिली आजादी को यदि किसी व्यक्ति को आजादी नहीं दिखती है तो वास्तव में बहुत कड़ा शब्द है, ये देशद्रोही है। और दुर्भाग्य ये है कि चंपू मीडिया मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है इंडियन स्टेट शब्द को लेकर, जबकि उस लेक्चर का पूरा हिस्सा सुनिए जहां से राहुल गांधी शुरू हो रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में यदि विधानसभा लोकसभा के बीच में 64 लाख वोटर बढ़ जाते हैं, हरियाणा में ये होता है,
तो हमको इसमें चिंता करनी चाहिए, और इसीलिए हमको आरएसएस और बीजेपी के साथ इंडियन स्टेट से लड़ना पड़ रहा है। इंडियन स्टेट में द मशीनरी ऑफ द स्टेट, एग्जैक्टली। यानी न तो उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन बोला, न इंडियन कंट्री बोला। जिन लोगों को अंग्रेजी आती नहीं है, या जिन लोगों का बुद्धि और विवेक दलाली में खर्च हो गया है, वो लोग एक शब्दों का के प्रति ईमानदार नहीं है। यदि मैं अखबार नवीसी में हूं, पत्रकारिता में हूं, लिखने पढ़ने की दुनिया में हूं, तो मुझे शब्दों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आप एक छोटे से हिस्से को काटकर, जो व्यक्ति पार्लियामेंट में कहता है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, यदि इतना जप लिया होता तो आपका जीवन तर जाता, उससे माफी मंगवाने पे तो आप आते नहीं हैं। जो व्यक्ति प्रियंका गांधी के गाल की सड़कें या आतिशी के बाप बदलने सरी की बातें करता है, उसके लिए आपके लिए कोई शर्म नहीं है। वो महिला को वो सांसद में बिठाए रखते हैं जो गांधी से बेहतर गोडसे को कह दिए। और दुर्भाग्य है, हम कह सकते हैं कि एक नए भारत का निर्माण हुआ। हर घटना के बाद में, यदि चंद्रयान की सफलता होती है, या परमाणु शस्त्र की सफलता होती है, या महाकुंभ में इतने सारे लोग आते हैं, हम कहते हैं कि इन सब घटनाओं से नए भारत का निर्माण हुआ, क्योंकि हर घटना भारत के समृद्धता में एक प्रतीक होती है। चलो मान लिया आपके लिए अयोध्या में श्री राम मंदिर बनना एक प्रतिष्ठा की बात थी, ठीक है, हम भी मान लेते हैं। क्योंकि मेरे सरीके करोड़ों लोगों का यह मत था कि अयोध्या के विवादास्पद ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसको शिरोधार्य किया जाएगा। और निर्णय कैसा है वो एक अलग मसला है, निर्णय में क्या लिखा है वो बहुत अलग मसला है, और निर्णय करने वाले राज्यसभा में बैठे हुए वो एक अलग मसला है। लेकिन हम इस तंत्र में भरोसा करते हैं ना, तो हमने बोला ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भव्य मंदिर बना अयोध्या में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो देश की आजादी का प्रतीक हो गया, ये कोई वही आदमी बोल सकता है जिसको इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे, देश के स्वतंत्रता संग्राम पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो। और जो लोग इस चीज को दबाने के लिए इंडियन स्टेट सरी के शब्दों का मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो वास्तव में धूर्त हैं। उनको इस देश से कोई संवेदना नहीं है, और उन्होंने देश की आजादी के संघर्ष को कभी ईमानदारी से आकलन ही नहीं किया है। तो एक तरीके से कहा जाए तो आपने ये कह दिया कि आज के डेट में भारत का कोई भी अखबार, मेरे पास जो भी अखबार हैं, आपके कथन के हिसाब से भारत का कोई भी अखबार भारत के प्रति न समर्पित है, ना ही भारत के प्रति ईमानदार है, क्योंकि हर अखबार ने इसी उद्देश्य से इस खबर को छापा है जिससे ये साबित हो सके कि राहुल गांधी भारत सरकार नहीं, भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई भारत के खिलाफ है, भारत की संप्रभुता, भारत की सोवरेनिटी के खिलाफ है। इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया। दूसरी बात एक पंकज जी और है बिल्कुल कि जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल, ना ना कि तो वो व्यावसायिक ईमानदार हैं, ना वो जी, व्यावसायिक ईमानदार हैं, ना भाषाई ईमानदार हैं, ना देश के प्रति ईमानदार हैं। और वो सामने, चूंकि उनको दिख रहा है कि अभी 15 दिन पहले यूपी गवर्नमेंट ने साफ साफ एक पत्र जारी किया था कि जो कुंभ के मामले में सकारात्मक रिपोर्टिंग नहीं करेगा उसके विज्ञापन काट लिए जाएंगे। उसकी अपरोक्ष भाषा यही थी। सबको माल चाहिए। और जो अपनी अगली खबर है जिस पर चर्चा करना है वो भी इसी से संबंधित है कि कोई भी अखबार कुंभ में जो मिस हैंडलिंग हो रही है, कुंभ में जो परेशानियां आ रही हैं, उसकी ओर कोई इशारा नहीं कर रहा है, कोई भी एक शब्द नहीं लिख रहा है। जो तमाम वीडियो विज्ञापन से चाहिए। जानकारी, हाँ विज्ञापन चाहिए, और जो तमाम वीडियो से जानकारी मिल रही है उससे पता चल रहा है कि महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, लोग बहुत आसानी से खो जा रहे हैं। जबकि पिछले बार तक के कुंभ में, जो कि इन्हीं के कार्यकाल में ही हुआ था, पिछले बार तक के कुंभ में ऐसी कोई समस्या नहीं हो रही थी। कम से कम खंभों में नंबर लिखे हुए थे, कोई बता देता था मैं इस नंबर पे खड़ा हूं, आप आके मुझको ले लो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जिस तरीके से लग्जरी का प्रचार किया गया है, जिस तरीके से लग्जरी हाउसेस का प्रचार किया गया है, एलीट लोगों को जिस तरीके से लुभाया गया है, ऐसा लगता है कि कुंभ सिर्फ उन्हीं के लिए आयोजित किया गया, आम आदमी के लिए है ही नहीं। वो तो उतने ही परेशान है और ज्यादा परेशान। देखिए क्या है, सनातन धर्म, सनातन धर्म से जुड़ी परंपराएं और नदियों में स्नान बहुत सहजता, सरलता के प्रतीक हैं। ये हमारे जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसकी दिव्यता में सहजता के स्थान होते हैं।
ठीक है। आप देखिए जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स वर्चुअल पे या प्रिंट पे चल रही हैं, वो बेसिकली दिव्य यानी भव्यता तो दिखा रहे हैं कि ऐसा डोम है, ऐसा ये है ना। वो रिछारिया करके हमारे बुंदेलखंड की एक छटंकी सी वो है, उसको सब दिखा रहे हैं। लेकिन वहां पे वो साधु भी तो है ना, जो वास्तव में कोने में चुपचाप भूमि रमा के बैठे हैं, और जब उनका नंबर आया तो स्नान करके बैठ गए। पूरा मीडिया किस पे छाया हुआ है? डोम्स बहुत पे। सुंदर सन्यासी, बहुत सुंदर सन्यासिनी, हम्म। चमत्कार करने वाले बाबा, अपने लिंग से गाड़ी खींचने वाले बाबा, 2 फुट के बाबा, तलवार लेके नाचने वाले लोग, हम्म। जो दिखा के आप लोगों को टिका सके। लेकिन इससे सनातन धर्म की सुंदरता आम देखिए, कुंभ, माघ का मेला या हर अमावस्या के जो मेले होते हैं, वो सनातन हम्म। धर्म की खूबसूरती की उसके लिए न तो कोई आमंत्रित करता है, न कोई हम्म। न्योता जाता है। अचानक करोड़ों करोड़ लोग वहां पर पहुंचते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। लेकिन अब एक तो ये उनको बताना पड़ रहा है कि ये सब लोग पहले कभी नहीं आते थे, 2014 पहले हमने बुलाया इसलिए आ गए, एक चीज। दूसरा बता रहे कि देखो कि हमने जो है, अभी कल एक बता रहा था कि पहले जो है पंडे पुजारी अपने घरों में लोगों को ठहराते थे और एक एक से 1-1 हजार रुपये ले लेते थे। अब सरकार ने उनका कब्जा खत्म कर दिया, उन्होंने अपने डोम वोम बना लिए। बहुत अच्छी बात। लेकिन उसमें आम आदमी कहाँ आम आदमी कहीं नहीं है। एलीट है के ना। लिए सारी तो व्यवस्था है, सारी व्यवस्था एलीट के एलिट के लिए, लिए है। और सब, और नहीं अकेले व्यवस्था एलिट के लिए नहीं है, कैमरे पे और समाचार में वो ही संत हैं जो एलिट हैं। हम्म। देखिए सनातन धर्म में मैं बहुत सारे सिंहस्थ उज्जैन के देखे हैं, मेरा तो बचपन वहां बीता है। हम लोग हम्म। जानते हैं कि न जाने कहाँ शून्य से इतने सारे संत महात्मा आते हैं और उस शून्य में विलीन हो जाते हैं, आपको नहीं मालूम पड़ेगा वो कहाँ से आए कहाँ से गए। उनको कोई मतलब नहीं कि वो कैमरे में दिखे, उनको कोई मतलब नहीं है कि वो मुसलमानों को गाली दें या किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं। वो अपनी श्रद्धा में लगे हुए हैं। आप देखिए जो राजनीतिक संत हैं, जो खरेआम बीजेपी का प्रचार करते हैं, उन हम्म। संतों पे कैमरे हैं। हम्म। वो एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय पूंजीपति की पत्नी ने कुछ धर्म पहन लिया, तो आप उसको दिखा रहे, फिर ये नहीं बता रहे कि उसको वहां पर एलर्जी हो गई वहां के पानी में नहाने से। हम्म। तो और एक बात, चीजें जब इतनी बड़ी भीड़ आएगी तो लाजमी है कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन हम जो हमारे पारंपरिक तंत्र था चिन्हारी का, उस पारंपरिक तंत्र को तो हम बना के रख सकते थे ना। वो तो हर हाँ। सरकार ने किया है, कोई अलग नहीं था बिल्कुल, बिल्कुल। कि खंभों पे नंबर पड़े हैं, कुछ पहचान बनी हुई है ना। सामान्य यार ये प्रशासनिक सरकार को तो, और सरकार तो अच्छा कमा सकती थी इसमें, अडानी अंबानी किसी को ठेका देती थी, हर खंबे पे दिस पोल इज स्पॉन्सर्ड बाय अंबानी, अंबानी नंबर 1, अडानी नंबर 2। तो लोग देखते जाते A1 का है कि A2 का है, प्रचार भी अडानी को होता मिल जाता। तो अडानी को मिल तो गया ठेका, प्रसाद का ठेका मिल गया है उनको और इस्कॉन प्रसाद को। का हाँ तो मैं, हाँ, प्रसाद का ठेका मिला। अब अडानी को, शौचालय का ठेका अंबानी को दे देते तो खाया पिया सब वही जाता, ए में ही जाता। तो वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन है कि जो लोगों को दिक्कतें हुई, और सबसे बड़ी जो इस बार जो दिक्कत हो रही है कि बहुत लंबा लोगों को पैदल चल के आना पड़ रहा है रेलवे स्टेशन से और वहां तक की जो व्यवस्था है। यदि काश वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था की जाती, जो हम लोग इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, कोई ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता कि बुजुर्ग लोग हैं वो लोग को कुछ यही कम बात चलना है जी, पड़ता। यही बात है कि जो इस किस्म के जो उत्सव होते हैं उसमें बुजुर्ग बहुत सारे लोग आते हैं, महिलाएं बहुत सारी आस्थावान होती हैं, पहुंचती हैं और उनके लिए उनके काम साथ कर बच्चे भी सकते थे। पहुंचते हाँ, उनके साथ ये कर सकते थे। दूसरा जो सुना है वहां पर कि जो लोग स्नान करके आए उनको कपड़े बदलने को स्थानों की थोड़ी सी कमी आई है, कुछ कुछ है। मुझे लगता है इन सब चीजों के लिए यदि सरकार चाहती तो कर सकती थी, कोई हैं। बहुत और ये बड़ी डेढ़ बात नहीं करोड़ है।
और ये सोचिए कि ये 1.5 करोड़ भीड़ में है, जैसा सरकार कह रही है, और मौनी अमावस्या में तो 8 से 10 करोड़ लोगों की भीड़ होगी उस स्नान में, होगी, उसको कैसे निश्चित संभालेंगे? निश्चित ही होगी। नहीं देखिए, आजकल क्या है कि यदि अपने आप सब कुछ समझ जाता है, देखो भारत में यही तो है, जब ये सब हरकतें होती है ना तो लगता नहीं यार भगवान का अस्तित्व है, सब कुछ हो जाता है। और जब जब खुदा ना खास्ता दुर्भाग्य से कोई घटना घट जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी थी, और लोग भी खुश हो जाते हैं, चलो हमको मौनी अमावस्या के दिन संगम के तट पर हमारे फलाने के प्राण निकल गए तो उसको सीधे रॉकेट जो उसका स्वर्ग में टिक गया। तो हमारे पास हर चीज के कारण है ना। लेकिन ये है कि चूंकि सरकार पब्लिक मनी का इतना पैसा खर्च कर रही है तो ये सब चीजों को कर सकते थे। इतनी बड़ी भीड़ को प्रबंधन करना कोई सरल काम नहीं होता है। अच्छा किया जा रहा है, लेकिन इसको मीडिया का यह फर्ज था कि इस प्रकार की समस्याओं को उजागर करके सरकार का ध्यान दिलवाए, जिससे कि सरकार उस पर तत्काल कार्रवाई करे। हो सकता है सरकार तक सूचना ही नहीं पहुंच रही है क्योंकि सबको दिखा रहे गुडी गुडी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि आज यदि कोई अच्छा ईमानदार पत्रकार होता जो बगैर विज्ञापन की दुनिया के जीता होता तो वो कुछ चीजें बताता कि भाई ये ऐसा है और इसकी जगह कुछ ऐसे प्रयोग कर लिए जाते तो लोगों को थोड़ा सहूलियत होती। तो मुझे तो भरोसा है कि सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुली है तो हिंदू लोगों के लिए इतना करती हो, ऐसा नहीं कि नहीं करती। और भीड़ कहाँ ये पंकज जी, आप देखिए कि आपने लास्ट टाइम जो हमारी चर्चा हुई थी तो आपने बताया था कि 1954 का जो वो था कुंभ था, यस, उस कुंभ या उस समय लगभग 50-52 करोड़ भारत की जनसंख्या थी और लगभग 12-14 करोड़ लोग आए 49 थे। करोड़ 12 करोड़ 12 करोड़ पहुंचे थे वहां पे। तो आप समझिए एक चौथाई आए थे, और इस बार भी लगभग एक चौथाई ही आ रहे हैं भारत की जनसंख्या के। तो ऐसा नहीं कि भारत की, लगभग हाँ हाँ, भारत की जो धार्मिकता है, जो आध्यात्मिकता, उसका अनुपात उतना ही है, अनुपात में कोई कमी नहीं आई, न अनुपात एकदम से बढ़ गया। ऐसा नहीं हुआ कि ये सरकार आ गई तो एकदम से पूरा देश धार्मिक हो चुका है और अब ऐसा नहीं, 100 इसके लिए 100 कोई करोड़ लोग। जरूरत नहीं होती है। अभी आप देखो ना, ये बुंदेलखंड में अभी ये बुड़की पे मकर संक्रांति पे कोई तालाब नदी नहीं थी जिसके ऊपर 10-20 हजार लोग इकट्ठे ना हुए। उनको कोई इनवाइट थोड़ी ना करता है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल हमारी सही। आस्था है ना। आप आस्था को पकड़ के तो कमल पे घुसड़ना चाहो तो ये आपका अनैतिकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बस। और ये हम लोगों की लास्ट टाइम बात हुई थी प्रवेश वर्मा पर। तो अब आप देखिए प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई होगी, वो जूते बांटते हुए मिल गए और उनका वीडियो कुछ सामने नहीं आ गया होगा अचानक। कार्रवाई, अच्छा, कार्रवाई नहीं होगी, एफआईआर कुछ नहीं तो हो गई होगा। उनके खिलाफ। कुछ होता है एफआईआर से क्या होता है? एफआईआर से क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति पैसा बांटते या सामान बांटते पकड़ा जाए तो जब तक ऐसे लोगों के चुनाव ही नल एंड कैंडिडेचर वाइड नहीं किए जाएंगे, है ना, तब तक कैंडिडेचर उससे क्या फायदा। मुकदमे तो बहुत सारे चलते रहते हैं, 35-35 साल मुकदमे चल रहे हैं। इस देश में तो 8-8 9 9 साल लोग ऐसे जेल में हैं जिनके चार्जशीट ही नहीं हुई और वो जेल में है। तो 35 साल मुकदमा चलता रहेगा, प्रवेश वर्मा की अगली पीढ़ी आ जाएगी और फिर वो बोल देंगे कि ये तो बाइज्जत बरी हो गया, वो जूते बांट ही नहीं रहा था, वो तो प्रसाद बांट रहा था। 24 साल बाद मायावती जी का केस वो कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। एक गोंडा का निवासी है, वो तो वो आप 30 साल से जेल में था, 30 साल से जेल में होने के बाद अब पता चला कि वो निर्दोष है। तो खैर ये बात तो है, इससे तो कोई निर्दोष। फर्क नहीं पड़ता, मुकदमे चलते रहेंगे, कुछ नहीं। हम्म, आपने एक खबर देखी होगी पंकज, इसमें इजराइल और हमास के बीच में समझौता हो गया, डील हो गई है। जो बाइडेन जाते हम्म, जाते डील करा के चले गए हैं। अब इसकी ऑफिशियल हम्म, घोषणा तो होना बाकी है, लेकिन लगभग डील हो हम्म, चुकी है। अब मतलब कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे से मतलब कम ही होता जाएगा और वो जो इजराइल अपनी फौजें पीछे लेगा। आपको मिली थी ठीक है, खबर अच्छी ये? बात है। ऐसा है कि दुनिया में इस किस्म की शांति की बहुत जरूरत है। अब वो इसके पर्दे के पीछे की जो भी खबरें हों हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं करते, लेकिन फिलहाल जिन मूर्खों ने इजराइल पे हमला करके लाखों निर्दोष मरवा दिए, उनको सद्बुद्धि दे ऊपर वाला। सही बात। क्योंकि ये जो मासूम बच्चे मरे, लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोग अपाहिज हो गए, ये उन हम्म। मूर्ख हमास के लोगों की हरकत के कारण हुए जिन्होंने इजराइल पे हमला करके
आपने कभी ये नहीं सोचा था कि आप जो कुकर्म कर रहे हो उसका खामियाजा इस समाज को कितना भुगतना पड़ेगा? हम्म। है ना? तो इजराइल जो कर रहा है वो तो पाशविकता है ही, लेकिन उसके बीज जिसने बोए, अब ये वो एक अलग मसला है कि लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका में जो ट्विन टावर में जहाज घुसा था वो और किसी की साजिश थी और क्या क्या था, है ना? तो चर्चाएं हम्म। होती रहती हैं। अब ये है ना, यही होता है कि को भैया पुतवा ने ही अंदर घुसड़वा दिए हो, कुछ मरवा दिए, उसके बाद में बोले चलो ठोको ठाको। क्योंकि वो आप देखो ना कि गजा में पुनर्निर्माण में कई अरब रुपए के ठेके उठेंगे, बिल्कुल। बिल्डिंग को लेकर, इसको लेकर, तो वो कौन लेंगे ले ठेके? ये पश्चिमी ताकतें या तो लेंगी और यहूदी, इसराइल। या तो कोई यहूदी ठेकेदार लेंगे, या फिर हम्म। अमेरिका से पोषित कोई ना कोई एजेंसीज लेंगी। बिल्कुल। क्योंकि है ना, देखिए, आपके लिए जरूरी है कि सीमेंट के कारखाने चलते रहे, आपके लिए जरूरी है कि लोहा के सरिया बनाने वाले कारखाने चलते रहे, आपके लिए जरूरी है कि कुछ लोग मजदूर बन के मजदूरी करते रहें। तो इन सब के लिए ये भी जरूरी होता है कि इतनी तोड़फोड़ करो कि कुछ नया बने। सही बात है पंकज जी। इसमें एक खबर ये भी है कि जो एचएमपीवी वायरस है उससे ऑफिशियली एक महिला की मौत हो गई है। नहीं। तो ये पता तो नहीं चल पा रहा है कितना खतरनाक है, क्योंकि तमाम लोग, इवन सरकारी एजेंसीज तो यही कह रही हैं कि ये नॉर्मल वायरस है। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये नॉर्मल वायरस है और ये पहले से ही चल रहा था और पहले से ही सर्कुलेशन में, जैसे कि तमाम वैश्विक एजेंसीज भी सेम बात कह रही हैं, तो डे टू डे इसकी नोटिंग करने की क्या जरूरत है? अगर ये पहले से वायरस है, सामान्य वायरस है और इसका जेनेटिक मेकअप वही है जो पहले था, तो फिर इसकी डे टू डे पहले था नोटिंग ये। करने की जरूरत क्या है? भाई देखिए, हम लोग भय को बेचते हैं, है ना? हम्म। हम लोग को मतलब मीडिया, हम्म। मीडिया भय को बेचता है, सेंसेशन को बेचता है। और चूंकि उसके पीछे जो लोग होती हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स और मेडिसिन की एक लॉबी होती है। जैसे ये हेल्थी सीजन है, इसमें कहा जाता है कंपेरेटिव लोग कम बीमार होते हैं, तो एक ऐसी खुजली फैलाई जाए जिससे कि लोग कुछ दौड़ दौड़ के छींक हो तो डॉक्टर के यहाँ जाए, 4 टाइप के टेस्ट कराएं, 2 दवाई खा लें। ठीक है, हम इतने भयभीत रहें कि घर में ही बैठ के बहुत सारा काम करें। तो ये बहुत कंज्यूमरिज्म जो कहते हैं ना, उपभोक्तावाद है ये पूरा। जी जी। इसके अंदर एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है, जिसको प्यार से इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये पैसे का चलन है, यानी जो चलता रहेगा सिक्का, तो अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। तो लेकिन ये टोटल भयादोहन है। धर्म और बीमारी, दो ऐसी चीजें जो केवल भयादोहन पर टिकी हुई हैं, और उसी के हम्म। चक्कर में आपकी जेब से पैसा निकालती रहती है और आपके बुद्धि और विवेक को शून्य करती रहती है। भाई आज देखो ना कि आपने इतना 5 अखबार छापेंगे रोज, सावधान ठंड के दिन में आपको हार्ट अटैक हो सकता है, सावधान अब युवा लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, सावधान अब थोड़ा गैस का भी दर्द होगा तो आप सीधे जाओगे अस्पताल, वो ईसीजी से लेकर 20 टेस्ट कर देगा, 3 लेटा के रखेगा। एक दिन वो जो होता है ना, जो मशीनों से जिंदा रहता आदमी, वो कमरा जो है 5,000 रुपए रोज वाला, आईसीयू। उसमें भी पेल देगा, उसमें भी पेल देगा। उसके बाद आप बाहर बोले कोई नहीं, आपकी गैस थी। तो जब तक भय नहीं होगा, आप जब पूरा पढ़ते हैं ना, यदि ये अखबार आपने नहीं पढ़े होते, यदि ये न्यूज नहीं पढ़ी होती, तो आप चार टहलते, पान खा लेते, आंवला ढसक लेते, हो जाते ठीक। ठीक है। तो आपको जो ये जो संचार माध्यम है जो आपके हाथ में, व्हाट्सएप और न्यूज पोर्टल, इमीडिएटली आपको जो हो, जैसे कि आप अभी बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक, अब आप देखिए थोड़ी देर बाद आपको गूगल बाबा ढेर सारे हार्ट अटैक पे दिखाने लगेगा। वो न्यूज भी दिखाएगा, वो गूगल सर्च में भी दिखाएगा, फेसबुक पे भी दिखाएगा। अब आप दिन भर वो देखते हैं, क्योंकि ये मैंने क्राइम जर्नलिज्म में देखा है। 15 दिन पुलिस बोलेगी कि खुफिया खबर आई है कि बांग्लादेश से हूती आतंकवादी घुसे आए हैं। फिर आएगा कि 26 जनवरी पे दिल्ली में आतंकवादियों का खतरा। ऐसे रोज आपको है ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हमारे ऊपर एक किसी आतंकवादी का खतरा है। अचानक 3 दिन पहले मालूम पड़ेगा पुलिस ने आखिर में आतंकवादियों को पकड़ ही लिया। वो बेचारे 1 महीने से पकड़े गए थे, वो कश्मीर से ट्रक लेके आए थे सेव फल का। फिर उन्होंने बता देंगे स्टोरी, ये पाकिस्तान गया था, ये लश्कर ए तोयबा का सदस्य था, और फिर इसकी दुबई में भी बात हुई थी। भाई दुबई, पाकिस्तान, कुवैत,
मोबाइल से बात होना आजकल बहुत सामान्य बात है, किसी के रिश्तेदार होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, लेकिन वो तो आप बाद में कोर्ट में प्रूव करोगे ना, तत्काल तो आपको कोई प्रूव करने के लिए नहीं। आपकी चार्जशीट में तो नंबर लिखे होते हैं कि बिल्कुल सही किससे क्या बात बात की। तो पर ये जो पंकज, भया दोहन की राजनीति है यही है। इसमें क्या है एचएमपीवी वायरस में, मतलब क्यों ये भया दोहन आसान है? क्योंकि सबसे पहले तो चाइना में सर्ज हुआ, आपको वो सर्दी अखबारों में जुकाम आया। हो रहा है हाँ, बिल्कुल चाइना में भाई। और सर्ज दूसरी हुआ चीज है और ना, नहीं, मैं ये देखिए कह मैं रहा हूँ आपको चाइना में बताऊं इसमें सर्ज हुआ क्यों, और वो देख लीजिए। अखबारों में आ गया। चाइना में सर्ज हुआ, अखबारों में चाइना आया। छोड़ और दीजिए, सरकार चाइना सरकार को छोड़ खुद दीजिए भाई मेरे। हम्म आप बताइए, केरला में 8 महीने के बच्चे को हुआ, जो उसका बाप उसके बाप के बाप कभी चाइना गए ही नहीं थे। हमारे यहाँ जो पहला केस मिला है केरला के, वो तो कभी चाइना गए नहीं थे, 5 पीढ़ी नहीं गए। हम चाइना को क्यों रोए? असल समस्या आप समझिए, हम लोग निकम्मे हैं। हम जो अपने आप पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इस समय एयर पॉल्यूशन है, जिसके कारण बहुत सारी नोजल मेम्ब्रेन को लेकर और जुकाम को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के लंग्स को हो रही है। आज डॉक्टर गुलेरिया का इंटरव्यू पढ़ रहा था कि अब लंग कैंसर एक बहुत आम चीज हो गई, इसके लिए हमको अवेयर होना चाहिए। क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हमारे यहाँ पॉल्यूशन इस लेवल पे है हर शहर में, और ये उस सप्लीमेंट करता है। हम उस चीज को छुपाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं चाइना का है। अब चाइना के नाम पे आप भयादोलन कर सकते हैं, पाकिस्तान के नाम पे आप भयादोलन कर सकते हैं, भाई ये तो हमारे शत्रु हैं। भाई शत्रु है तो झूला कौन झुला रहा था शत्रु को? शत्रु से सामान क्यों मंगाते हो? ठीक है, ये एक थ्योरी दूसरी है इसके अंदर। हम अपना अपने देश में, दिल्ली में आप बताइए, दिल्ली नरक बना हुआ है, लेकिन दिल्ली के पूरे चुनाव में किसी को मतलब है कि दिल्ली का प्रदूषण एक इलेक्शन का मुद्दा हो? हमारे यहाँ बिल्कुल चप्पल है, जूता है ना, माँ की है, बहन की है, हिरण की चाल है, गधे की चाल है, सब कुछ है दिल्ली में चुनाव में, फ्री बिजली पानी है। लेकिन पॉल्यूशन का मुद्दा, जिसके कारण आपकी जेब में छेद हो रहा है, आप अस्पताल जा रहे हो, आपका ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान हो रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। और इसी यही चर्चा ना हो, इसके लिए हम कहते हैं चाइना का था। अरे भाई, चाइना में तो किसी, आप चाइना का अखबार देखिए, पिछले 1 महीने का अखबार मैं देखता हूं, उसमें कोई न्यूज ही नहीं है इस बारे में। ग्लोबल टाइम्स में 15-16 दिन पहले एक न्यूज थी, और उसमें बोला था कि ये इस प्रकार का, इट इज नॉट तो सीरियस, एक आर्टिकल था पूरा। हम चाइना को गाली बक रहे। भाई आप बताइए हम ना, जो चाइना पेशेंट हमारे यहाँ मिले, उसकी हम्म, कोई पीढ़ी चाइना गई नहीं, हाँ, ये उनके बात सही पड़ोसी है भी नहीं गए। आपकी। उनकी चाइना क्या, उनकी कोई फॉरेन हिस्ट्री भी नहीं है, कोई फॉरेन ट्रिप की हिस्ट्री भी नहीं है, वो बात सही नहीं। है आपकी। मैं बस इतना हम्म। कह रहा हूं कि सरकार का जो आधिकारिक मंत्रालय है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो लगातार इस पर अपडेट दे रहा है, लगातार ये बता रहा है कि 5 केसेस हो गए, 7 केसेस हो गए। मीडिया हमारी इतनी सक्षम थोड़ा ना जो जगह जगह जाकर ये पता कर ले कि 5 केसेस 7 केसेस हैं। नहीं ये तो नहीं। सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय बता रहा है। भाई अगर ये इतनी सामान्य बात है, खांसी जुकाम है, तो आप बता क्यों रहे हो कि 7 केसेस खांसी जुकाम के हो गए, 15 केसेस खांसी जुकाम की हो गई? ये सब बताने की क्या जरूरत है कि 15 लोग खांसी आ रही है? अगर ये आम बात है तो, और अगर आम नहीं है तो आप कुछ एक्शन लीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि बिल्कुल सामान्य चीज है, और दूसरी तरफ आप केसेस बता रहे हैं डेली। तो इससे आदमी को डर तो लगेगा ही। ये कहने का मतलब, गलती तो सरकार देखिए, की है। आप आपको बीमारी से नहीं डराना चाहते हो, आपके मन में साइकोलॉजिकल एक फीड बैठाना चाहते हैं। चाइना बहुत बदमाश है, हम तो बहुत सीधे समझे, वो हमको घर में उसको वायरस से भी मार रहा है। समझा? ये जो भया दोहन की प्रक्रिया है, आपके जब तक ये सब कुछ नहीं बताएंगे, तो आप डॉक्टर के यहाँ अचानक छींटे हुए, पहले तो हम लोग कहते थे कि यार की जुकाम हो रहा है, दवाई खाओगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगी, नहीं खाओगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। लेकिन अब आपको थोड़ा भी जुकाम हो, आप बोलोगे यार चाइना वाला कीड़ा आ गया, क्योंकि अपन कोविड में देख चुके। अच्छा, आदमी सोचता है कि जैसा कोविड में हुआ था वो भी चाइना का था, और ये भी चाइना का है। ठीक है, तो फिर हम खूब सारी दवाई भी खरीदते हैं, खूब सारे टेस्ट भी कराते हैं, खूब सारे डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, और यही सब बिजनेस है। बिल्कुल। दिस इज अ ये भी बिजनेस। सरकार को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, ताकि इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन सरकार ना। सतर्क है? नहीं, सरकार बिल्कुल सतर्क है, क्योंकि वो देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाना चाहती। तो 5 ट्रिलियन बनाने में जो आप दवाई खरीदोगे, जो आप बहुत सारी टेस्ट कराओगे, उस सबका भूमिका है भाई। उसी से 5 ट्रिलियन बनेगी, हमारी जेब से ही पांच हाँ, ट्रिलियन ऐसे ही तो बनाना बनेगी ना, है। ऐसे थोड़ी बन जाएगी वो। तो आपको जब तक हम डराएंगे नहीं, तो आप अपनी जेब से पैसा कहाँ निकालोगे भाई? हैं?
जब तक हम आप अब आपको पेड़ लेंगे इस बार 15-15 किलोमीटर पैदल चला के, अगली बार आप घर बार बेच के बोलोगे नहीं यार कुंभ में इस बार तो 50,000 वाला डोम लेना ठीक है, तो थोड़ी सुविधा तो मिलेगी। वही यदि पब्लिकली हमको सब सुविधा मिलती हो, अमेरिका के कुछ राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है ना, तो आदमी को वहां कार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऐसा भूसा घर बना देते हैं कि आपको मजबूरी में गाड़ी खरीदनी पड़ती है। आपके जहाज का जो इकोनॉमिक क्लास है उसको कैटल क्लास बनाते थे, जिससे आप थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके आगे वाली चौड़ी वाली सीट लो। तो हम लोग कुंभ में भी आपको इतना पेड़ लेंगे कि अगली बार आप वो अडानी अंबानी का टेंट खरीदो। हो सकता है अगली बार वो ड्रोन से सीधे उतारने का कुछ पेमेंट ले लें आपसे, कि आपको रेलवे स्टेशन से ड्रोन ने उठाया और सीधे वहां कर दिया। तो जी हर आदमी 12-15 किलोमीटर नहीं चलेगा पैदल ना, फिर ड्रोन में चढ़ के आ जाएगा, बिल्कुल। है ना। वो अब ये जो कुत्ते चलेंगे अभी इंडिपेंडेंट डे की परेड में, वो 15 किलो वजन उठाने वाले अगले 5 साल में हो सकता है वैसे कुत्ते ऐसे बन जाए जो 100 किलो वजन उठा सकते हैं। तो वो रिमोट वाला कुत्ता चल रहा है, आप उससे बैठे हो और कुंभ में स्नान करके आ रहे हो, उसके लिए 2,000 रुपये निकालोगे जेब से। तो हर कुत्ता दिन में 1 लाख रुपए कमाएगा 50 चक्कर लगा के, हाँ सही बात है, आम आदमी तो 2,000 है भी ना। नहीं कमा। नहीं, लेकिन धर्म सही। के नाम पे वो 2,000 गर्दन काट के निकाल लेगा, आप चिंता मत करो। धर्म और डॉक्टर के नाम पे पैसा देगा वो, हम्म। उसके लिए आप उससे निश्चिंत रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है पंकज, अब इसको इसी नोट पे खत्म करते हैं।